हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट के आपका जो सीडीपी के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होगा कि सी टेट एग्जाम में आपका 30 क्वेश्चन जो आपका सीडीपी का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम लोग प्रीवियस पेपर को देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपका रिपीट किए जाते हैं। तो बिना किसी देर के साथ आज इस क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देवी सेंटर को लाइक एक बार जरूर करिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो पहला क्वेश्चन आपका ये है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो जो एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो किस में आपका किस अवस्था में आपका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिया हुआ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस, तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 नंबर। प्रारंभिक बाल्यावस्था याली चाइल्डहुड जो है उस समय आपका जो है भाषा के अर्जन का ये विकास जो होता है वो सर्वाधिक जो है संवेदनशील अवधि होता है। 2 नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपको मालूम हो कि लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका थ्योरी दिया है, तो उनको अलग अलग स्टेज उन्होंने दिया है। तो इनमें से कौन सा जो है एक नैतिक विकास का एक अवस्था है आपका, ये आपको बताना है। तो 2 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिनाश जो है आपका ये आपका लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा एक प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो आपका 2 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी क्वेश्चन है आपका। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है प्राय आपका लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यह किसका उदाहरण है। तो टीचर्स जो आपका लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देती, लड़कों पर कम ध्यान देती, इस पर ये क्या चीज़ आपको बता रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 नंबर जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस इसको कहेंगे कि जब टीचर किसी खास जेंडर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरा जेंडर पर ध्यान नहीं देते, इसको जेंडर बायस इसको कहेंगे, आपका पक्षपात है। तो 1 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। अगला बोलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के निम्नलिखित में कौन सा पद्धति प्रभावशाली है। मतलब आपका जो रूढ़िवादिता है जेंडर के खिलाफ, उसको कम करने के लिए हम लोग एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो आपका बेस्ट आंसर आपका है वो है आपका 1 नंबर, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट द जेंडर वाइस। अगर टीचर क्लास में जेंडर वाइस पर डिस्कस करेंगे तो ये बच्चों को समझ में आएगा कि जेंडर वाइस क्या होता है, और इससे आगे में जेंडर वाइस आपका नहीं होगा। तो 1 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, निम्नलिखित में आपका किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर आपका प्रभाव को महत्व बताया है। तो यहाँ पर जो एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की जो सीखने की जिज्ञासु में जो है आपका चिंतन पर आपका सामाजिक और सोशल और कल्चरल पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनके सोचने पर, थिंकिंग ये प्रोसेस में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 नंबर। लेब वाइगोत्स्की जो है आपका, इन्होंने कहा कि बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके विकास में, उनके सोचने पर जो है सबसे ज़्यादा सामाजिक और आपका सांस्कृतिक जो कल्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये आपका लेब वाइगोत्स्की ने ये अपने थ्योरी में कहा है। तो इस तरह से 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 6 नंबर। जिगसो पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो यह जो है जिगसो पहली को करते समय, तो पहली को जिगसो पहली को बना रही है वो, और 5 वर्ष की नजमा खुद से स्वयं से वो बात कर रही है। तो जब कोई स्वयं से बात करता है तो ये एक तो वाइगोस्ती ने इस पर वार्ता वाइगोस्ती ने इसे क्या कहा है? तो वाइगोस्ती ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है आपका। तो इस तरह से 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर प्राइवेट स्पीच होता है, कि जब बच्चे खुद से बोल बोल कर करते हैं किसी चीज़ को, स्वयं से कहते हैं, स्वयं से काम को डायरेक्शन देते हैं, तो उसको हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता इसको कहेंगे। तो बढ़ते हैं अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर आपको दिख रहा होगा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो बच्चों को आपने संकेत दिया, क्लू दिया, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसको सहायता किया, तो ये कौन सा किसका उदाहरण है? तो देखिए इसका जो आपका ये उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर आपका 7 का वो आपका 4 नंबर, इसको पाड़ या ढांचा, स्केप फोल्डिंग इसको कहता है, कि जब बच्चे कोई काम को कर रहे हैं और उनको कठिनाई महसूस हो रही है, तो आपने उसको कोई संकेत दिया या आपने कुछ थोड़ा सा को सहायता कर दिया, तो बच्चे वो काम को कर लिए, सीख गए, तो उसको स्केप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं हिंदी में। तो 4 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगला नंबर आपका 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर जो आपका, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रसव मूल मूर्त संक्रात्मक अवस्था को विशेषता है? तो आपको मालूम हो कि जीन पियाजे ने अपना अलग अलग स्टेज उन्होंने दिया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, तो अलग अलग स्टेज दिया है। तो उनमें जो एक स्टेज उसका होता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसका विशेषता क्या है? कंक्रीट स्टेज का विशेषता क्या है? तो कंक्रीट स्टेज का जो आपका विशेषता है, आपको मालूम होगा कंक्रीट स्टेज जो आपका 7 से 11 वर्ष के अंदर आपका आता है। 7 से 11 वर्ष के अंदर आपका कंक्रीट स्टेज होता है, और इस स्टेज में बच्चों में जो है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, संरक्षण करना, लॉजिक डेवलप हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 2 नंबर। आप देख सकते हैं संरक्षण, कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, ये सब डेवलप हो जाता है। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा पियाजे की संरचना है? तो बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका पियाजे ने इस पर काफ़ी कहा है। तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा पियाजे की संरचना है, जो पियाजे का संरचना है? तो देखिए इसमें इसका जो करेक्ट है पियाजे का संरचना 1 नंबर होगा, वो स्कीमा। आपका इसमें स्कीमा पर कहा है। आपका जो स्कीमा है वो आपका मेंटल स्ट्रक्चर को स्कीमा कहेंगे, या साथ ही में जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, एग्जिट नॉलेज, जो पहले का जो नॉलेज है या जो उनका पिछला नॉलेज है, उसी को हम स्कीमा में उसको बताते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए आकलन का? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 नंबर, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। मतलब जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट को, बच्चों का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए असेसमेंट का। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इंटेलिजेंस जो है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने अपने इंटेलिजेंस का इन्होंने थ्योरी दिया है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है कि 11 का वो है आपका
4 नंबर, बुद्धि बहुआयामी है, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशन है एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशन है आपका, तो और जटिल भी है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर आपका होगा इंटेलिजेंस पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर जो आपका है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समस्याओं के बारे में सोचती है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखे, कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लड़के हैं उनको भी दिक्कत ना हो। दोनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे अच्छा से। तो देखिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपका एक थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। रूही हमेशा एकाधिक समस्या के बारे में सोचती है, इनमें काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए, रूही जो है आपका किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल सॉल्यूशन सोच रही है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन जो है, ये कौन सा गुण कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा गुण आपका दिखा रहा है? तो देखिए, जो मल्टीपल सॉल्यूशन आता है वो आपका क्रिएटिव थिंकर, जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं उनका जो है होता है मल्टीपल सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को वो डाइवर्स तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर होगा, आपका सृजनात्मक विचारक और क्रिएटिव थिंकर आपका होगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए कि शिक्षण अधिगम में, टीचिंग लर्निंग में बच्चे जो है डिप्राइव क्लास के जो बच्चे हैं, डिप्राइव मतलब जो पिछड़े बच्चे हैं, स्कूल नहीं आते हैं, गांव घर के बच्चे हैं, या एकदम पिछड़े हुए हैं, ओबीसी एसटी एससी बच्चे हैं जो स्कूल कम आते हैं, तो उनकी जो स्कूल में पार्टिसिपेशन कम होती है, पढ़ाई लिखाई में पार्टिसिपेशन कम होती है। तो वैसे स्टेज में एक टीचर को क्या करना चाहिए ताकि उनकी अटेंशन, आपका पार्टिसिपेशन आपका ज़्यादा बने, ज़्यादा बच्चे सीखें? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 13 नंबर का, वो है आपका 4 नंबर। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, तो बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके आपका ढूंढना चाहिए। तो आपके जो टीचिंग टेक्निक्स है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही में आपको जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए आप नए नए तरीका अपना सकते हैं। तो 4 नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। एक सामाजिक कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो एक इंक्लूसिव आपका क्लासरूम है जहाँ पर अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे, आपका डिसेबल बच्चे, सभी तरह के बच्चे आपका पढ़ रहे हैं। तो एक टीचर को इस पर क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। टीचर को एक्टिव रूप से आपका तैयार रहना चाहिए ताकि वह सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाए। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 15 नंबर। पठन वैफल्य द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया, मतलब कोई एक डायलेक्सिया जो है डिसऑर्डर है बच्चों में, तो इसके क्या लक्षण है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है अगर कोई डायलेक्सिया से पीड़ित है आपका? तो देखिए, डायलेक्सिया जो होता है वो है आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर, वो आपका 3 नंबर। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, बच्चों को जो पढ़ने में, फ्लुएंटली पढ़ने में दिक्कत होता है, तो धरापा पढ़ने की अक्षमता। तो करेक्ट आंसर जो आपका ये होगा 3 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ये डायलेक्सिया है। साथ ही में और भी है, जैसे डिस्ग्राफिया, तो आपको मिलेगा डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया में आपका जो होता है वो है आपका लिखने में दिक्कत होता है डिस्ग्राफिया में। ग्राफिया याद रखेंगे, ग्राफिया माने लिखना, ग्राफ, उसी से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ग्राफिया मतलब लिखने, तो आप बाकी को भी ऑप्शन को ऐसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा का अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो बना है वो किस पर बेस्ड है आपका? तो इसका देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो बना है इसका करेक्ट आंसर है 16 का, वो आपका 3 नंबर। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बना है,
ह्यूमैनिटी बेस बनाए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एजुकेशन, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग प्राइमरी। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में लर्निंग जो है अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। आपका कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में मीनिंग मेकिंग जो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, मीनिंग मेकिंग पर आपका बेस्ड होता है। तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नेप्स थ्योरी द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि अगर उन्होंने कई तरह के मन में थ्योरी बना लिया है घटनाओं को रिलेटेड, सहानुभूत सिद्धांत बना लिया, तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए। तो एक इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। मतलब आपने भी कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ प्रमाण दिए, और जो उन्होंने अपने मन में जो कॉन्सेप्ट बना लिया थ्योरी, उनको चैलेंज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये होगा, ये आपका ये नहीं होगा। जब आप खुद से एग्जाम्पल देंगे तभी वो चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगला 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन पेडागोजी जो है क्या प्रमोट करता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। तो ये आपका चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है आपका ये प्रमोट करता है, जहाँ के बच्चों को जो सीख के आए हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्राथमिकता हमें देने की जरूरत है। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर। तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसके पहले भी सीटेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो 20 का करेक्ट आंसर 3 होगा, इंटरवोवन विथ आपका ये होगा। तो देखिए ये जो कंप्लीट सेपरेट फ्रॉम ये तो होगा नहीं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आपका संबंधित नहीं है। तो कई बार आपको जो 3 नंबर ऑप्शन है इंटरवोवन विथ के बाद इंटर रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है। कई बार वर्ड का सब इंटर रिलेटेड भी आपको ये पूछ सकता है कि एक दूसरे से सम्मिलित है, इंटर रिलेटेड आपको बोला जा सकता है। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्टिक जो लर्निंग पर्सपेक्टिव अप्रोच है, तो उसके रिलेटेड आपका कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये 4 नंबर होगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के ज्ञान का संरचना करना। द लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ आपका लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। मतलब आप खुद से एंगेजमेंट होंगे, खुद से पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद आप चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। तो यही आपका ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच है आपका चीज़ों को सीखने का। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिमाण है। क्या आपने एग्जाम्पल्स दिए, क्लियर एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को देकर चीज़ों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इससे आपका क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 नंबर। इसमें जो है इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। तो बच्चों को कंसेप्ट को चेंज करने, बच्चों को कंसेप्ट को समझाने के लिए हम ये जो आपका एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, आपका इफेक्टिव वे है चीज़ों को समझाने का। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे 23 नंबर,
बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने का प्रयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों की जो लर्निंग है, उन बच्चे सीख रहे हैं और उनको इंगेज करने के लिए आप लगातार या तो उनको पुरस्कार दे रहे हैं या तो उनको दंड दे रहे हैं, तो इससे उनका लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका 23 का वो है आपका 4 नंबर। चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन डिक्रीज आपका होगा। बच्चों का जो खुद का जो मोटिवेशन होगा वो डिक्रीज होगा, खुद का इंटरेस्ट उनका डिक्रीज होगा बच्चों चीज़ों को सीखने में और आपका पढ़ाई करने में, लर्निंग में। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उनको या तो रिवार्ड दे रहे हैं या तो उसको पनिश करके क्लासरूम में बैठा रहे हैं या तो कुछ पेन या कुछ गिफ्ट दे के उनको मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। जब तक बच्चे खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक वे अंदर से आपका इंटरनल मोटिवेट नहीं होंगे। तो 4 नंबर आपका करेक्ट होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं आपका सार्थक अधिगम बढ़ावा देता है। पार्टिकल्स प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग को इनमें से क्या आपको प्रमोट करेगा। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपका सही है। कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन होना चाहिए, वो आपका सही है। कांस्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन ये आपका नहीं होगा। शारीरिक दंड पनिशमेंट तो एकदम देना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2 और आपका 3 होगा। जहां भी 2 3 होगा वही आपका सही होगा। तो आपका 2 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। तो जब मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाता है, कोई हार्ड टॉपिक है और टीचर को अब बताना समझाना है, तो उस समय कैसे कौन सा मेथड यूज करेंगे कि बच्चे उसमें बहुत आसानी से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को इजी से समझ जाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर 25 का आपका 4 नंबर होगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, उसको डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप ज़्यादा उन लोगों को बताएंगे समझाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा कंसेप्ट को समझाने में। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। तो कैसे शिक्षक जो बच्चों को प्रभावशाली समस्या या समाधानकर्ता कैसे बना सकता है टीचर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 26 का वो आपका 4 नंबर। बच्चों को इनकरेज करके टू मेक इंट्यूटिव गेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्म ऑन द सेम। या तो बच्चे खुद से पहले इंट्यूटिव गेस करेंगे, साथ ही में आपका फिर इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उस पर सोचेंगे कि क्या हो सकता है, इसका समाधान कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्वर हम बना सकते हैं, टीचर एक बना सकता है। 4 नंबर इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे 27 नंबर। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से घटती है। तो देखिए सबसे शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटता है यहाँ पर देखिए। तो डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बहुत तीव्र गति से घटता है। डज नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स रैपिड पेस। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, सॉरी घटित होता है माने बढ़ता है यहाँ पर, सॉरी घटता नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलप अकर्स रैपिड पेस माने बढ़ता है। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में आपका जो बहुत तेज गति से आपका ये बढ़ता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। तो 28 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। व्हिच ऑफ द नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट जो है आपका इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, करेक्ट है। डेवलपमेंट परिवर्तन है, डेवलप मॉडिफाई, ये आपका करेक्ट है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका करेक्ट है।
तो 28 नंबर का करंट लास्ट बच गया 4 नंबर, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल एंड ऑल्सो बाय इन्वायरमेंट। तो विकास सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ नहीं बोला है, नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, आपको इंग्लिश में देखते हैं हिंदी में क्या है। अच्छा, जो व्यक्तिगत जो है आपका वैयक्तिक जो विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण, मतलब जो व्यक्तिगत जो है इंडिविजुअल जो वेरिएशन होता है कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा जो डिफरेंस होता है, हर एक आदमी डिफरेंस होता है। तो उसका प्राइमरी रीजन कारण क्या है जो इंडिविजुअल डिफरेंस का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 29 का है, वो आपका 4 नंबर, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो द डिफरेंस जो है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, जो आपका हेरिडिटी है और आपका जो इन्वायरमेंट है, यही दो चीज हर बच्चे को, हर आदमी को डिफरेंस करता, अलग बनाता है। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, आज का इस लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, समाजीकरण सोशलाइजेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का आपका उदाहरण है? तो हमें मालूम है कि समाजीकरण आपका दो तरह होता है, पहला होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब पहला होता है आपका प्राइमरी और ये आपका दूसरा था। तो दो तरह था, तो उसका कुछ एग्जाम्पल को आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछता है या तो समाजीकरण क्या है या तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या आता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो आपका जो है द्वितीयक सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है वो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। विद्यालय और मीडिया 30 का 3, विद्यालय और मीडिया जो है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका आता है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर हम बोलें तो आपका फैमिली, परिवार, फैमिली आता है और साथ में आपका फ्रेंड्स आएगा, ये आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका ये आता है। और सेकेंडरी में आपका आता है पड़ोसी और स्कूल आता है सेकेंडरी में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो 30 का इस तरह करेक्ट आंसर आपका 3 हो गया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। तो इसी तरह का हम लोगों ने पूरा 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एकदम रिपीटेड पूछा जाता है। अगर आप अच्छा से तैयारी करेंगे सीटेट तो ऐसे ही आपको चुटकी भर सीटेट को पास करते हैं। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, ये आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कई सारे के नोट्स, सीडीपी के नोट्स, हिंदी के नोट्स, साइंस के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और खुद से आप सेल्फ स्टडी से सीटेट में मोर देन 120 स्कोर आप इजी से कर सकते हैं विदाउट कोचिंग की सहायता से। तो अंत में देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।